अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसे बेसिकली बोलते हैं वर्क मेजरमेंट। एक्चुअली देखा जाए तो वर्क मेजरमेंट एक सब टाइप होता है वर्क स्टडी का। सो टॉप लेवल पे मैं अगर देखूं तो वर्क स्टडी को दो हिस्से में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं मेथड स्टडी और दूसरे को बोलते हैं वर्क मेजरमेंट। सो जो ये वर्क मेजरमेंट है, ये जो विंग है, वो किस पे फोकस करती है? तो जो कुछ भी एक पीस बनाने में कितना टाइम लगता है, एक्चुअली कितना टाइम लगना चाहिए, दैट कैलकुलेशन पार्ट इज बेसिकली टेकन केयर इन द वर्क मेजरमेंट। और मेथड स्टडी में क्या करते हैं, कैसे हम वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, विच आर द डिफरेंट मेथड्स वी आर यूजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड अंडर, स्टडीड अंडर मेथड स्टडी। सो इन दोनों का मिला के हमारा वर्क स्टडी होता है। तो अगर मैं पूछूं तो वर्क मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक पीस बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, जिसको हम साइकिल टाइम भी बोलते हैं। सो साइकिल टाइम मेजर करने के लिए अलग अलग टूल्स है, लेकिन उस सबको बोलते हैं बेसिकली उसका टाइम स्टडी। और जो मेथड हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी से हमको क्या आउटपुट मिलता है? मेथड स्टडी या फिर मोशन स्टडी से हमको आउटपुट मिलता है कि ये काम किस तरीके से करना चाहिए। और टाइम स्टडी से हमको आउटपुट मिलता है कि हर एक काम, हर एक एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है। इन दोनों का भी इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इम्पैक्ट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। कैसे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होती है? सो चलिए, मैं वर्क मेजरमेंट कर रहा हूं, मैंने एक टाइम स्टडी किया है, एक प्रोडक्ट का कितना टाइम लगता है देख रहा हूं मैं। और उस एक्टिविटी में मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं, जैसे कि रॉय सर ने हमको बताया कि कुछ वैल्यू ऐड कर रही है और कुछ नॉन वैल्यू ऐड कर रही है। सो ये क्या हो सकता है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में एलिमिनेट कर सकता हूं। यदि मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊं तो उसको क्या मैं कम कर सकता हूं क्या? So basically time study focuses on how can you reduce the time required to produce one piece. So इससे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। सिमिलरली मोशन स्टडी क्या करता है? मोशन स्टडी देखता है कि जिस तरीके से मैं, जिस मेथड से मैं वो पीस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट टाइम में हो। एक आसान सवाल, एक आसान चीज मैं आपको बताता हूँ कि कोई ऑपरेटर है जो नट शायद हाथ से टाइट कर रहा है इन असेंबली प्रोसेस। सो कैन आई यूज सम काइंड ऑफ एन टूल, नट रनर काइंड ऑफ ए थिंग, जिससे ये टाइम कम हो जाए, उसका इम्पैक्ट मेरे टोटल साइकिल टाइम में आ जाए। राइट? सो समझ में आया आपको? मेथड स्टडी में मैं देखता हूं, मैं स्टडी करता हूं कि किस तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं, और वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी में हम देखते हैं कि हर एक चीज को कितना टाइम लगता है। सो टाइम स्टडी करने के लिए बहुत अलग अलग टूल्स अवेलेबल है, वर्क मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल है, जैसे टाइम स्टडी या फिर प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम, वर्क सैम्पलिंग, मोस्ट, माइनर ऑपरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक। तो अभी हम फोकस करेंगे टाइम स्टडी। टाइम स्टडी ये बहुत अगर आप मुझे पूछोगे तो ये बहुत पुराना टूल है। एक्चुअली इट इज बीन यूज्ड फ्रॉम इयर्स नाउ, but still it isn't very effective when we are studying the basic of our shop floor or basic of our operation. So इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? बिफोर आई मूव टू द टेक्निकलिटीज ऑफ द टाइम स्टडी, वर्क मेजरमेंट का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? सो कॉस्टिंग में। सो जब कभी भी हम कॉस्टिंग देते हैं कस्टमर को कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ पर्टिकुलर मटेरियल इनटू द फॉर्म व्हिच कस्टमर रिक्वायर्ड, तो वहां पे हम सबसे जो बेसिक होता है वो लेते हैं हम मशीन का साइकिल टाइम के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन रेट, साइकिल टाइम कितना है उस हिसाब से हम कॉस्टिंग लाते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना है कि कॉस्टिंग करते समय हमने जो साइकिल टाइम कंसीडर किया हुआ है, एक्चुअल में वो वही लग रहा है या उससे कम ज्यादा लग रहा है। सो ये एनालिसिस हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी हो सकता है कि द वे हमने कन्वर्जन का मेथड है वो शायद चेंज किया है, उसका इम्पैक्ट साइकिल टाइम में आया है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये हमको देखना है कि किस कॉस्टिंग से हम कस्टमर को प्रपोज किया था और अभी किस रेट से हम, किस साइकिल टाइम से हम प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। साइकिल टाइम कैलकुलेशन का सबसे बड़ा इनपुट जो जाता है वो प्लानिंग और कंट्रोल में जाता है।
जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था सनराइज सनसेट मीटिंग। सो सनराइज मीटिंग में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हमारे ऑपरेटर को कुछ टारगेट्स देते हैं कि आज शिफ्ट एंड होने तक इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। तो अभी हम जब बोलते हैं इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? तो इट इज बेस्ड अपॉन बेसिकली द साइकिल टाइम स्टडी और द टाइम स्टडी दैट वी बेसिकली डू ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये इनपुट इस चीज के लिए भी लगाया जा सकता है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगने चाहिए। टिपिकली जहां कहाँ पे भी लाइन मैन्युफैक्चरिंग असेंबली होती है, तो लाइन बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। मतलब किसी ऑपरेटर किसी वर्क स्टेशन पे ज्यादा काम हो और किसी वर्क स्टेशन पे कम काम हो, तो वो बैलेंस करने के बाद कितने नंबर ऑफ एग्जैक्ट वर्कर रिक्वायर्ड है, कितने नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड है, इसका बेस भी बेसिकली हमारा साइकिल टाइम का स्टडी आता है। एक और उसका यूज है टू डिटरमाइन द एम्प्लॉय एफिशिएंसी। अगर मैं किसी को टारगेट दे रहा हूँ इस साइकिल टाइम से एट द एंड ऑफ द शिफ्ट और प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द वीक, उसका खुद का एफिशिएंसी कितना है, ये देखने के लिए भी हम टाइम स्टडी का बेस यूज कर सकते हैं। अगर मुझे पूछोगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आता है टाइम स्टडी साइकिल टाइम स्टडी का, तो वो है प्रोडक्शन प्लानिंग और कॉस्टिंग। सो वी हैव टू बी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू दिस टू। अदर थिंग्स आर ओके, एम्प्लॉय एफिशिएंसी वगैरह वो तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे बेसिकली अभी वर्क मेजरमेंट, जैसे मैंने बोला कि हम टाइम स्टडी से करेंगे। बिफोर दैट आई विल जस्ट क्विकली टेल यू व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन थ्रूपुट टाइम एंड साइकिल टाइम। सो ये मेरे अलग अलग ऑपरेशंस हैं, से फेसिंग ऑपरेशन है, सेंटरिंग है, देन प्रोबेबली ड्रिलिंग है, टैपिंग है, एंड ऑल ऑफ दिस कोई भी रैंडम सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ। सो साइकिल टाइम बेसिकली फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। जैसे फेसिंग का साइकिल टाइम क्या होना चाहिए, ड्रिलिंग का साइकिल टाइम क्या होना चाहिए, राइट। सो ये क्या बता रहा है हमको, जब ऑपरेटर मशीन के साथ एंगेज हो रहा है तो कितने टाइम में आइडियली एक पीस बाहर आ जाना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जबकि थ्रूपुट टाइम क्या बताता है, थ्रूपुट टाइम हमको बताता है कि पहले ऑपरेशन से लास्ट ऑपरेशन तक कितना टाइम बेसिकली पूरे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में जा रहा है। सो अभी हम फोकस करेंगे कि साइकिल टाइम हम कैसे मेजर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ टाइम स्टडी। तो देखिए, सबसे कन्वेंशनली जो हुआ करता था, उस जमाने में कुछ वीडियोग्राफी वगैरह नहीं थे, कैमरा नहीं थे। सो जो ऑब्जर्वर था, ही यूज्ड टू कीप अ स्टॉप वॉच इन हिज हैंड, और वो हर एक एक्टिविटी को मैप करते जाता था। जैसे लोडिंग स्टार्ट हुआ, लोडिंग स्टॉप हुआ, ओके, देन ही विल राइट कि लोडिंग के लिए स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है। उसके बाद मशीन साइकिल स्टार्ट हुआ, मशीन साइकिल स्टॉप हुआ, देन ही विल राइट कि मशीन साइकिल स्टार्ट, मशीन साइकिल स्टॉप, एंड सो ऑन। सो वो कन्वेंशनली स्टॉप वॉच यूज करता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज द स्टॉप वॉच वहां पे मैनुअल एरर आने के चांसेस ज्यादा है, द टाइम स्टडी इज ऑल्सो स्टार्टेड बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ द कैमरा। इट ऑल्सो गेट्स रिकॉर्ड। सो अगर कल जाके हमको कुछ एसओपी बनानी है, विजुअल एसओपी, तो दैट्स ऑल्सो बेसिकली एन एडेड एडवांटेज ऑफ डूइंग वीडियोग्राफी। सो आजकल जो कोई भी टाइम स्टडी करता है, यू डू नॉट जनरली यूज स्टॉप वॉच, इट गोज विद द वीडियोग्राफी। और कैमरा में रिकॉर्ड करने के बाद स्टॉप एंड प्ले करके हम बेसिकली वो एनालाइज करते हैं। सो सबसे पहले whichever tool you use, whether वीडियोग्राफी और स्टॉप वॉच आजकल यूज नहीं होता। सो समझिए हम वीडियोग्राफी यूज कर रहे हैं, कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज करनी है हमको, वो डिफाइन करना है कि कौन सा वर्क हमको स्टडी करना है। जैसे कि साइकिल टाइम ऑफ फेसिंग ऑपरेशन ऑफ XYZ, इसका मुझे साइकिल टाइम निकालना है, या फिर साइकिल टाइम ऑफ असेंबली ऑफ सम इंडिकेटर स्विच ऑन द कंट्रोल पैनल, इसका हमको साइकिल टाइम निकालना है। सो ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कि ये बड़ी वाली जो एक्टिविटी मैंने डिफाइन की है, जैसे कि साइकिल टाइम ऑफ फेसिंग ऑपरेशन, इस पूरे बड़े एक्टिविटी को मुझे सब एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। तो कितना सब एक्टिविटीज होना चाहिए? आइडियली हम सिंस हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो हम 10 सेकंड की एक्टिविटी तक भी जा सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर को मिनिमम टाइम 10 सेकंड लगता है। तो वी शुड कैप्चर द एक्टिविटी एट दैट लेवल, और उसके बाद ऑल द एक्टिविटीज टिल द प्रोडक्ट गेट्स फिनिश। मतलब कि मैं एक ऑपरेटर हूं, मैं मशीन के सामने हूं, तो मैं गया एक जगह से प्रोडक्ट लेके आया, इनपुट ट्रॉली से प्रोडक्ट लेके आया, वो मैंने मेरे टेस्टिंग बेड पे रखा, फिर मैंने टेस्टिंग किया, दैट विल बी द अनदर एक्टिविटी। फिर मैंने मशीन पे लोड किया, दैट विल बी अ थर्ड एक्टिविटी। फिर मशीन साइकिल स्टार्ट किया, दैट विल बी द फोर्थ एक्टिविटी। मशीन साइकिल होने के बाद मैंने जॉब अनलोड किया, दैट इज द फिफ्थ एक्टिविटी। अगर इंस्पेक्शन है उसी एक्टिविटी में, बाद में मैंने उसका इंस्पेक्शन किया, दैट विल बी द नेक्स्ट एक्टिविटी, एंड फाइनली आई केप्ट इट इन द
आउटपुट ट्रे, दैट विल बी द अनदर एक्टिविटी। सो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि मैं खाली इतना नहीं लिख रहा हूं कि साइकिल टाइम ऑफ फेसिंग ऑपरेशन क्या है, मैं साइकिल टाइम ऑफ फेसिंग ऑपरेशन को सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर रहा हूं। टिल व्हाट टाइम? अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड का टाइम हो तो भी चलेगा, बिकॉज नाउ आई हैव अ वीडियोग्राफी, आई डोंट हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप वॉच। तो ये होने के बाद मुझे देखना है कि हर एक एक्टिविटी को मुझे कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व करना है। तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि जितना साइकिल टाइम कम है तो उतना आपको ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, और जितना साइकिल टाइम ज्यादा है उतना कम ऑब्जर्वेशन आप लिए तो भी चलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, किसी ऑपरेशन का साइकिल टाइम है 30 या 40 सेकंड्स, ओके। सो प्रोबेबली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव टू टेक विल गो अप टू 100, मतलब 100 बार मुझे वो चेक करना है कि वो एक्टिविटी रिपीटेडली मुझे उसका रीडिंग लेना है। और अगर एक एक्टिविटी है उसका साइकिल टाइम ही है 5 मिनट रफली, तो मुझे शायद 5 to 6 और मैक्सिमम 10 ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। आइडियली ऑब्जर्वेशन कितने लेने चाहिए, इसका एक रेफरेंस आपको आईएलओ के बुक में मिलेगा, इंटरनेशनल लेबर लॉ, व्हिच बेसिकली टेल्स यू कि एग्जैक्टली टाइम स्टडी कैसे करना चाहिए। बट थंब रूल इफ यू आस्क मी कि क्या होना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि इफ इट इज इन सेकंड्स देन यू शुड एटलीस्ट ऑब्जर्व 60 to 70 ऑब्जर्वेशन, और अगर मिनट में साइकिल टाइम हो तो यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू गो फॉर 20 to 30 साइकिल्स टू बी ऑब्जर्व। हर एक एक्टिविटी का मुझे एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट टाइम और एंड टाइम लिखना है, एक एवरेज कैलकुलेट करना है जिसको मैं बोलने वाला हूँ ऑब्जर्व टाइम। ठीक है, तो मैंने एक जो एग्जांपल लिया था, एक आसान एग्जांपल लेते हैं लोडिंग का। तो मैंने लोडिंग का टेंटेटिवली साइकिल टाइम है सपोज 20 सेकंड। सो लोडिंग एक्टिविटीज के मैंने 50 से 60 ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं, और उसका मैंने बाद में एवरेज निकाला है, दैट विल बी बेसिकली कॉल्ड एज एन ऑब्जर्व टाइम, जो मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है। इसके बाद हम उसके ऊपर रेटिंग अप्लाई करते हैं। रेटिंग क्या होता है, आई जस्ट लेट यू नो आफ्टर दिस स्लाइड। आफ्टर अप्लाइंग द रेटिंग आई ऑल्सो अप्लाई सम काइंड ऑफ एन अलाउंसेस, ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। और अलाउंस होने के बाद जो वैल्यू आता है दैट इज माय स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम बोलते हैं साइकिल टाइम। सो क्विकली आई लेट यू नो अबाउट रेटिंग एंड अलाउंस। सबसे पहले फिर से रिवाइज करता हूँ ये क्या हम करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैंने वर्क कंटेंट डिफाइन किया है कि किसका साइकिल टाइम में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि साइकिल टाइम ऑफ फेसिंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को मैंने सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया है, कितने टाइम तक, प्रोबेबली ईच एक्टिविटी दैट इज टेकिंग 10 सेकंड्स, आई हैव डिवाइडेड दैट अप टू द 10 सेकंड्स सब एक्टिविटीज। हर एक एक्टिविटी को मैंने एक फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व किया है, जैसे टाइम साइकिल टाइम रफली अगर सेकंड्स में हो तो आई नीड टू हैव एटलीस्ट 50-60 ऑब्जर्वेशन, साइकिल टाइम रफली मिनट्स में हो तो एटलीस्ट आई नीड टू हैव 20-30 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम एक्टिविटी। रिकॉर्ड होने के बाद जो कुछ टाइम रिकॉर्ड हुआ है स्टार्ट टाइम एंड टाइम से, उसका मैं ऑब्जर्व टाइम निकालने वाला हूं, दैट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन। ऑब्जर्व टाइम को मैं रेटिंग अप्लाई करने वाला हूँ। रेटिंग अप्लाई होने के बाद जो कुछ वैल्यू आ रहा है, टाइम आ रहा है, उस पर मैं अलाउंस दे रहा हूँ, और तब जाके मेरा स्टैंडर्ड टाइम मतलब साइकिल टाइम कैलकुलेट होता है। नाउ व्हाट इज रेटिंग? देखिए, हम हमेशा जब साइकिल टाइम स्टडी करते हैं तो एक बेसिक एजम्पशन लेते हैं कि हमारा एवरेज क्वालिफाइड वर्कर है। तो ऐसे हो सकता है कि जब मैं साइकिल टाइम ले रहा हूं तो वर्कर है इतना क्वालिफाइड नहीं है, एंड ही इज डूइंग द थिंग्स विद अ लिटिल स्लो एज कंपेयर टू एवरेज क्वालिफाइड वर्कर। सो ऐसे ऑब्जर्वर को अगर लगता है कि ये स्लो काम कर रहा है, तो बेसिकली वी अप्लाई रेटिंग। जैसे कि ये 70% से काम कर रहा है, 80% से काम कर रहा है, तो वो इम्पैक्ट हमको एडिशनल देना पड़ता है साइकिल टाइम। बट एक चीज हमको बहुत ध्यान से याद रखनी है कि रेटिंग देने के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपने कुछ ज्यादा स्टडीज लेने चाहिए पहले, सो दैट यू विल ऑब्जर्व की, सो दैट यू विल कंक्लूड कि ये ऑपरेटर है, ये शायद कम रेट से काम कर रहा है या ज्यादा रेट से काम कर रहा है, राइट? सो एज फार एज पॉसिबल आई विल से अवॉइड रेटिंग, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम स्टडी का एक्सपोजर होने की जरूरत है। तो चलिए, मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ जो स्टडी लिया है वो हमने एवरेज क्वालिफाइड वर्कर पे ही लिया हुआ है, सो दैट यू डोंट हैव टू अप्लाई रेटिंग। उसके बाद मैं अलाउंसेस ऐड करता हूँ। अलाउंसेस क्या होता है?
जैसे कि उसको कुछ पर्सनल नीड है या फिर फटीग है, काम करते करते फटीग जनरेट होता है, तो उसके लिए हमको अगेन मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था सेशंस में कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलाउंसेस अलाउ करते हैं, सो उसको कांस्टेंट अलाउंसेस बोलते हैं, विच इज रिलेटेड टू पर्सनल नीड्स जैसे कि वॉशरूम, पानी पीना है, या और फटीग जैसे कि जो स्ट्रेस कंटिन्यूअसली बिल्ड होता है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। सो कांस्टेंट अलाउंसेस जो रहते हैं वो जनरली 9% होते हैं। सो जो कुछ भी ऑब्जर्व टाइम मेरा आ गया है उस पे मैं 9% अलाउंसेस देने जा रहा हूँ और मेरा टाइम कैलकुलेट होगा उस हिसाब से। इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस भी हम दे सकते हैं बेस्ड अपॉन द वर्किंग कंडीशन ऑफ द शॉप फ्लोर। जैसे कि लाइट बहुत कम है, नॉइज लेवल बहुत ज्यादा है, वो बंदा कंटिन्यूसली स्टैंडिंग में काम कर रहा है, इंस्पेक्शन करते समय बहुत क्लोज अटेंशन देना पड़ता है। सो दीज आर द एडिशनल अलाउंसेस दैट वी कैन गिव, बट इट्स वैल्यू इज हार्डली 1%, 2%, 3%। अगेन इन द इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे कि अलाउंसेस के कितने टाइप्स होते हैं तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड रेटिंग। जैसे कि स्टैंडिंग अलाउंस 2% होता है, बैड लाइट 1% होता है, सो यू विल गेट द रेफरेंस कितना इसका कितना अलाउंस देना चाहिए। सो ये अलाउंसेस होने के बाद जैसे कि मैंने बताया जो हमारा टाइम आता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टैंडर्ड टाइम और साइकिल टाइम। तो एक रेफरेंस मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कि टाइम स्टडी शीट कैसे होती है। ये प्रोडक्ट का मेरा नाम है, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन में यहाँ पे दिखा गया है एंड पीस कटिंग, वर्क स्टेशन कौन सा है, प्रोडक्ट कैटेगरी, डेट, यहाँ पे एक्टिविटी लिखी है देखिए। सो ये किसका एंड पीस है, ये एक होज है जो एक पार्ट रहता है ट्यूब का एट द टुवर्ड्स द एंड जो लगाते हैं, वो बेसिकली कट करने की एंड पीस कटिंग की प्रोसेस है। तो ये पूरा ऑपरेशन 4 एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि गेट द होज फ्रॉम बीन, लोकेट इट इन अ वुडन बेस। दूसरा कौन सा है, कट द राइट हैंड साइड ऑफ द होज बाय यूजिंग कटर। थर्ड इज चेंज होज साइड एंड कट द एंड पीस बाय यूजिंग कटर, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ये कटिंग होने के बाद प्लेस द होज इनसाइड आफ्टर कटिंग, असाइड आफ्टर कटिंग। तो देखिए पूरा एंड पीस एक्टिविटी को मैंने 4 सब एक्टिविटीज में डिवाइड किया है। इसका ऑब्जर्व टाइम क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऑपरेशन में वो कितने बार ये एक्टिविटी करता है। जैसे कि ऐसे हो सकता है कि कोई इंस्पेक्शन एक्टिविटी हो, वो एक ही ऑपरेशन में शायद 2 बार कर रहा है, सो आई नीड टू मेंशन फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। बेस्ड अपॉन दैट मैंने बेसिक टाइम कैलकुलेट किया है। बेसिक टाइम क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, और इसके बाद मैं जो निकालता हूं वो है मेरा स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कब आता है, जब मैं बेसिक टाइम में रेटिंग और अलाउंसेस अप्लाई करता हूं। अभी के लिए मैं रेटिंग बाहर रख रहा हूं, सो मैंने अलाउंसेस अप्लाई किए। शायद इस शॉप फ्लोर पे जो अलाउंस का वैल्यू था वो मे बी 9% होगा, उसके हिसाब से 0.0352 चेंज होके 0.038 आ गए। सो ऑल ऑफ दिस स्टैंडर्ड टाइम्स गेटिंग एडेड and the final standard time comes which is basically 0.352. so मेरा end piece cutting for XYZ प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड टाइम है 0.352 मिनट्स। अभी यहाँ पे 2 ज्यादा कॉलम मैंने दिखाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि एनवीए टाइम क्या है और एनवीए एक्टिविटीज और सजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी मैं टाइम स्टडी करता हूँ जनरली मेथड स्टडी भी उसके साथ क्लब होती है। सो ये जो एक्टिविटीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्टडी करते समय अगर मुझे ऐसे लगा कि ये पूरा एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, तो मैं क्या उसको पहले एलिमिनेट कर सकता हूँ पूरी की पूरी। अगर मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ तो क्या मैं ऐसे कुछ उसको फिक्सर दे सकता हूँ या फिर टूल दे सकता हूँ जिसकी वजह से ये जो ऑब्जर्व टाइम है या फिर स्टैंडर्ड टाइम है ये कम हो सकता है क्या। तो यहाँ पे मैं मेरे ऑब्जर्वेशन लिखूंगा कि जैसे फाइनली speaking, get the hose from bin and located on the wooden base itself is a non-value adding activity, but we do not have any other option, that's why it becomes a non-value adding but required activity. So हर एक एक्टिविटी को मुझे देखना है कि यहाँ पे कुछ मुझे नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज मिल रही है क्या, अगर मैं उसको कम कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे सजेशंस लिखने हैं, राइट। एक और एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया है, ये एक असेंबली लाइन है। सो प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए, वर्क स्टेशन, ऑपरेशन, ऑपरेटर नेम, प्रोडक्ट वेट, ऑब्जर्वेशन किसने लिया है, और ये सब एक्टिविटी जो उस वर्क स्टेशन पे हो रही है रिलेटेड टू इंस्पेक्शन मैंने स्प्लिट किया हुआ है। जैसे कि पिक अप द रॉड एंड डू द गो नो गो इंस्पेक्शन, पिक अप द कोलिन स्प्रे, स्प्रे इट ऑन द रोड,
rod, clean it with the wet and dry cloth, keep it on the rod on a fixture, move the unclamped previous rod and keep it on the trolley, move and get the rod, keep it in the second fixture, collect the new piston from bin, clean it with the cloth and place the heater and move it to the rod bin. तो वो जो बंदा जो वर्क स्टेशन पे काम कर रहा है इस असेंबली का, व्हाट ऑल एक्टिविटी ही डज, सो ऑल ऑफ दिस एक्टिविटी ही डज. सो उसका ऑब्जर्व टाइम क्या है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको कितना टाइम ऑब्जर्व हुआ है, अलाउंस देने के बाद उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है. यहाँ पे कुछ एनवीए टाइम ऑब्जर्व हुआ है 0.17. क्यों? तो शायद द वे ही इज डूइंग द गो नो गो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वर को ऐसे लगा कि 0.17 जो टाइम है वो उसमें नॉन वैल्यू एडिंग टाइम हो सकता है. यहाँ पे गलती है, एक्चुअली 0.16 बेसिक टाइम है तो 0.17 नॉन वैल्यू एडिंग टाइम नहीं होना चाहिए, बट दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि यहाँ पे हम वो टाइम लिखते हैं और जो सजेशन हमको लिखना है वो बेसिकली इस कॉलम में लिखा जाता है. अगेन द सिमिलर एक्टिविटी, इसका सबका एडिशन होगा, दैट विल बी माय स्टैंडर्ड साइकिल टाइम. करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टूड कि जब हम टाइम स्टडी करते हैं तो टाइम स्टडी शीट कैसे बनाते हैं. सबसे पहले हमको सब एक्टिविटीज में डिवाइड करना है, एक्चुअल टाइम ऑब्जर्व करना है, राइट? उसके उस हिसाब से मुझे बेसिक टाइम पे अलाउंस देके साइकिल टाइम निकालना है. जनरली ये जो टाइम स्टडी का शीट है इससे प्रोडक्शन नॉर्म्स भी आते हैं. बहुत बार ऐसे होते हैं कि एक शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो दैट बेसिकली यू राइट इट ओवर हियर कि कितना अवेलेबल टाइम है और बेस्ड अपॉन दिस कैलकुलेशन 445 मिनट्स में एज पर दिस स्टैंडर्ड साइकिल टाइम कितना प्रोडक्शन होना चाहिए. करेक्ट? साइकिल टाइम लेते समय एक बहुत बार ऐसे डिस्कशन में आता है कि ऑपरेटर दिन भर तो ये काम नहीं करता, बहुत बार वो कुछ अलग काम करने के लिए भी अपना वर्क स्टेशन छोड़ता है. सो अगर आप हमारा ओई का डिस्कशन रेफर करोगे तो हम हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे हो रहा है, अगर ऑपरेटर कुछ जगह छोड़ रहा है तो इन लीन विल ट्राई टू रिमूव सच ऑल काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, और हम देखेंगे कि रेडीमेड वो उसके पास उसके नजदीक कैसे अप्लाई हो सकते हैं. तो ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कुछ अगर ऑपरेटर कुछ हर एक ऑपरेशन के बाद से 25 ऑपरेशन के बाद कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक्टिविटी को हम बेसिकली सब डिवाइड कर देते हैं और उसका इम्पैक्ट हम साइकिल टाइम में लाते हैं. लेकिन जैसे हमने ओई के वक्त सीखा, वी विल नॉट प्रेफर दिस, विल ट्राई टू रिड्यूस ऑल ऑफ दोस थिंग्स सो दैट उनका जो मशीन टाइम है, उनका जो असेंबली टाइम है वो कम ना हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसको मिले. बट जस्ट इज इट अ कंसेप्ट इन अ टाइम स्टडी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ओवर हियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइकिल टाइम कैसे निकालते हैं. कुछ FAQs मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एंड देन आई विल हैंड इट ओवर टू डॉक्टर रॉय. सो जब कभी भी साइकिल टाइम आते हैं तो कौन से सवाल हमको शॉप फ्लोर से आते हैं, राइट? कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप सब लोग देखिए. हमारे पास साइकिल टाइम नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं. कैसे? एक पूरे शिफ्ट में जितना प्रोडक्शन निकलता है हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, सो साइकिल टाइम मिल जाता है. सो ये मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ, जब कभी भी साइकिल टाइम नहीं होता है तो लोग पूरा प्रोडक्शन लेते हैं, पूरी शिफ्ट का प्रोडक्शन, और अवेलेबल टाइम से डिवाइड कर देते हैं. सो जो टाइम आता है उसको वो साइकिल टाइम बोलते हैं. सी एज पर द टेक्निक दिस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? तो ऐसे जब हम साइकिल टाइम निकालते हैं तो उसमें सब डाउन टाइम भी कैलकुलेट होता है. सपोज एक ऑपरेशन है, वो 5 मिनट के लिए मटेरियल नहीं है उसके लिए रुका था, सो ये 5 मिनट भी हम उसके ऑपरेशन टाइम में डालते हैं और साइकिल टाइम निकालते हैं. करेक्ट? तो ये गलत है. हमको ये देखना है कि एक्चुअल ऑपरेटर कितना टाइम मशीन के सामने है और कैसे प्रोडक्शन बना रहा है. इसमें वेटिंग टाइम वगैरह जो मुड़ा है वो हम कंसिडर नहीं करते. करेक्ट? सो आई होप आई गिव यू द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर FAQ. दूसरा FAQ हमेशा आता है कि ऑपरेटर नया है इसलिए हम साइकिल टाइम ज्यादा मान लेते हैं और उस हिसाब से प्लानिंग में टारगेट देते हैं. देखिए, ये भी हमने सनराइज सनसेट मीटिंग के समय डिस्कस किया था. अगर ऑपरेटर नया है तो ठीक है, आप उसका टारगेट मत कम कीजिए, टारगेट उतना ही रहने दीजिए जितना आपका एवरेज क्वालिफाइड वर्कर करता है. क्योंकि अगर वो उसके सामने नहीं होगा तो देयर विल बी ए लो चांसेस ऑफ द इम्प्रूवमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर. हाँ, आप बैकएंड में प्लानिंग करते समय ये देखिए कि ऑपरेटर शायद नया है तो इससे कितना आ सकता है, बट दैट इज नॉट अ बैकएंड, दैट इज एट द बैकएंड, नॉट गिविंग द टारगेट टू द ऑपरेटर. क्या साइकिल टाइम वही होता है जो मशीन में लॉग होता है जो हमको दिखता है? तो नहीं, वो साइकिल टाइम नहीं है, वो मशीन साइकिल टाइम है सिर्फ.
इसके अलावा जैसे कि हमने देखा लोडिंग, अनलोडिंग, इंस्पेक्शन टाइम, वो अगर मेरा एक साइकिल में होना चाहिए तो दैट गेट्स एडेड टू द मशीन साइकिल टाइम। हम टारगेट देते समय 80-85% एफिशिएंसी मान करके चलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप ऐसे 80-85% एफिशिएंसी मत मानिए। जो कौन से भी अलाउंसेस आप दे रहे हैं वो आप उनको दीजिए और उस हिसाब से आप टारगेट सेट कर दीजिए एंड गिव द 100% विच इज कमिंग आउट बाय गिविंग द अलाउंसेस इन द साइकिल टाइम। अगर साइकिल टाइम नहीं है तो हम क्या करें, टारगेट कैसे से, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो अगर साइकिल टाइम नहीं है तो साइकिल टाइम कैलकुलेट कीजिए और फिर टारगेट दीजिए। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कैलकुलेट दिस साइकिल टाइम। आसान है, थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा।